नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमेश भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। हाँ हाय। भाई ब्रो। भगवान की असीम कृपा है मित्रों, आप लोगों का साथ, निरंतर मीटिंग और ये ब्यूटीफुल फेलोशिप की ताकत है, जिस वजह से मैं शराब की जहरीली घुट से दूर हूँ और एक सुखी समाधानी और संतुलित जीवन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के आधार पर जीने का कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, जैसे कि आज का टॉपिक है जीवन का पुनर्निर्माण, तो आज मैं अपनी ये विषय पे जो अपने अनुभव रखने चाहता हूँ, तो ये बहुत ही कड़वी कहानी है। जब मैं अपने आप को झांक के देखता हूँ तब, तो मित्रों लगभग मेरा शराबी जीवन जो है 17-18 साल का रह चुका है। और जिंदगी के अंतिम पड़ाव में 2000 से 12 से शराब की ऐसी मार खाया था कि ऑल इन वन फ्रंट डैमेज हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। शारीरिक अवस्था बद से बदतर हो चुकी थी। आर्थिक अवस्था कुछ भी नहीं थी। पारिवारिक अवस्था वो भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। और समाज ने तो मुझे बायकॉट ही कर दिया। मैं जब देखता हूँ अपने आप की तरफ झांक के, तो मेरा शरीर बद से बदतर हो चुका था, चेहरे पे सूजन थी, आंखें अंदर गई थी। मैं जब मीटिंग में आया था, तब मैंने 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। 2 निवाले मैं नहीं खा सकता था। जब सवेरे उठता था तो उल्टियां होने लगती थी, कभी कभी मुंह से खून निकल जाता था, और वो खून देख के मैं डर जाता था। लगता था कि उमेश, तू अब कुछ ही दिनों में मरने वाला है। और ये डर ही ऐसी चीज थी मित्रों, मुझे मेरी मौत साफ दिखाई देती थी, और अब तो मरना तो कंफर्म है। इसलिए मित्रों, वो डर को सहने के लिए अपने अंदर एक नई शक्ति का ऊर्जा लाने के लिए मैं फिर से शराब पीने लगता था। और जैसे मैं शराब पीता था, तो वो डर से मैं कोसों दूर निकल जाता था, मैं बादशाह बन जाता था। तो ऐसा ही चलते आ रहा था। लेकिन मैं अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। मेरे शरीर की जो पेनक्रिया जो थी, उन्होंने जवाब देना चालू कर दिया था। इधर उधर दर्द देना चालू हो चुका था। मुझे जो नींद बोला गया है, मैं नैसर्गिक नींद नहीं ले सकता। तो कुछ दिनों बाद मेरे माँ को पता चलता था कि उमेश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। माँ फिर अपने गांव से मेरे पास आती, और वो हमेशा सोचती कि मेरा बेटा कैसे क्या हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ दिन रह के इसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं जहाँ पे लाके पटक दिया गया था, जहाँ पे मैं अकेला रहता था, मुझे बचाने के लिए मेरी माँ वहां पे आती। और फिर मित्रों, तरह तरह के व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान बना के मुझे खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए देती, मेरा अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करती। और वो जो भी व्यंजन वो बनाती थी मित्रों, वो मैं खा नहीं सकता था। वजह क्या थी? शराब। बगैर शराब पिए वो जो पकवान थे, मेरे गले के नीचे उतर ही नहीं सकते। क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी शराब के ऊपर इतनी बनी थी कि जब मैं शराब पीऊंगा तब मैं कुछ 2 निवाले खाऊंगा। और माँ आई थी, मैं माँ के सामने एक नाटक किया करता था। अपने आप को बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करता था कि माँ के सामने तो भी मुझे शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन शरीर में खाने का एक भी मात्रा न जाने की वजह से मुझे शराब पीना पड़ता था। और जैसे ही मैं शराब पीता था, तो माँ जो पकवान बनाती थी, बड़ी आसानी से मैं खाता था। मेरे अंदर फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता था। कई दफा माँ और व्यंजन बनाया करती थी, और पकवान बनाया करती थी। और फिर मैं कभी कभी माँ को बहुत भरा भला बुरा कहता था, किस लिए ये बना रही हो, इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं ये चीजें नहीं खा सकता। क्योंकि उस दिन मैं शराब नहीं पीता था। जिस दिन मैं शराब नहीं पीता था, तो उस दिन मैं खाना खा ही नहीं सकता था। और फिर मेरा जो गुस्सा जो था, वो माँ के ऊपर मैं निकलता था। तो मित्रों, जो माँ खाना बनाती थी, वो क्या खाना मुझे पसंद नहीं था क्या? वो खाना मुझे बहुत पसंद था। एक जमाना था जब माँ खाना बनाती थी,
बड़े चाव से मैं खाना खाया करता था। लेकिन शारीरिक रचना ऐसी बनी थी कि मैं वो खाना जो था वो खाना नहीं खा सकता। चाह के भी मैं वो जो दो निवाले है वो हजम नहीं कर सकता था। मैं रात को सो नहीं सकता था, रात भर जागता था। और फिर मुझे रात को 3 बजे नींद से निकलकर शराब की खोज में मैं निकलता। जब शराब पीता था तो सवेरे सवेरे मुझे नींद लगती। इस तरह से मेरी अवस्था हो चुकी थी। मैं थोड़ा पारिवारिक स्थिति की तरफ जाना चाहूंगा कि मेरे जीवन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। ये तो बहुत ही बड़ा पड़ाव था मेरी जिंदगी में। मैं बहुत अच्छी खुशहाल फैमिली से बिलोंग करता था। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। पिताजी शिक्षक थे। ऑल इन वन, सब कुछ अच्छा था। पिताजी को भी काफी उम्मीद थी मेरे से कि ये बड़ा होके अपने घराने का नाम रोशन करेगा। क्योंकि मित्रों, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। हमेशा मेरा क्लास में अच्छा नंबर आता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मेरे अंदर मित्रों ये अति आत्मविश्वास जो बोलते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। हर चीज मुझे समय के पहले मिलना चाहिए। क्लास में मेरा ही नंबर आना चाहिए, लोगों ने मेरा ही सुनना चाहिए। आई एम द बेस्ट। ये जो भावना थी, ये जो मेरे अंदर जो मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे उस समय चरम सीमा पे थे। नतीजा यही हुआ कि मैं आगे चल के शराबी बना हूं। तो पिताजी का देहांत होने के बाद सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई थी। मैं घर का बड़ा था। लेकिन मैं ये मौके पे खरा नहीं उतर सका। ये जो चुनौतियां जो थी मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं डर गया। और मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाके बस गया। माँ पैसे भेजती थी, उन पैसों से शराब पीना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, ध्यान नहीं देना। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि शराब की वजह से अपनी पढ़ाई पे बहुत बुरा असर गिर रहा है। अपने आप को संवारने की कोशिश करता था और फिर से पढ़ाई करता था। और भगवान की कृपा से वो पढ़ाई में भी अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं ये ब्लेम जो था शराब के ऊपर नहीं। मैं मेरी धारणा ये बनी थी कि यार शराब बहुत अच्छी चीज है, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी से हो रही है। आगे बढ़ता गया, अच्छे स्कूल में जॉब लगा। लेकिन शराब की वजह से वो जॉब को मैं बरकरार नहीं रख। शादी हो गया। अच्छी डिग्रियां हासिल करने की वजह से मुझे अच्छे कॉलेजेस में अच्छे जॉब मिले। मेरे खुद के जो ट्यूटोरियल सेंटर थे वो भी अच्छे चलने लगे। एक अच्छा परिवार था, बीबी, फिर बच्ची हुई। मैं शुरुआत के दिनों में अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी करता था। बच्ची के जन्म का स्वागत मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। सबको लड्डू पेड़े बांटना, जो हॉस्पिटल में जो सेविकाएं जो थी उनको पैसे बांटना। क्योंकि मित्रों, हम 4 भाई है और 4 भाइयों में हमें एक भी बहन नहीं थी। तो जो बेटी हुई थी उस बेटी का स्वागत हमने बहुत धूमधाम से मनाए थे। जो भी उसको देखने आता था तो मैं उन सबको शराब पिलाया करता था। हॉस्पिटल का जितना बिल नहीं आया हुआ उसे कई गुना ज्यादा मेरे शराब पीने का बिल ज्यादा हुआ था। तो ये जो मुझे घमंड था, मेरा अच्छा जॉब चल रहा है, मेरा अच्छा परिवार है, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ, तो ये बढ़ता गया। और ये शराब का प्रोग्रेशन मेरे अंदर होने लगा। मेरी शराब बढ़ती गई। मैं शुरुआत के दिनों में अच्छे लोगों के साथ शराब पिया करता था। डॉक्टर, एमआर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसायिक मेरे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन मेरे शराब पीने का जो रवैया था उस वजह से उन सब ने मुझसे पन्नी काटना चालू कर। पहले डॉक्टर गया, फिर एमआर गया, फिर वकील गया, व्यवसायिक भी चला गया, मैं अकेला पड़ गया। और फिर मैं अकेला ही बार में जाके शराब पीना, वहां पे जाके किसी के साथ उलझना, झगड़े करना। ज्यादा शराब होने के बाद मैं वो ब्लैकआउट में जाना। ऐसी हालत में मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के घर जाना।
घर के सीढ़ियों पे ही गिर जाना, पत्नी के सहारे अपने रूम में जाना, घर में जाने के बाद गाली गलौज करना, छोटी सी छोटी वजह पे मैं अपनी पत्नी से उलझता था। उसके पिता को गाली देना, उसकी माँ को गाली देना। तो मेरे ये शराबियत की वजह से मेरे सास ससुर भी परेशान हो चुके थे। और जैसे जैसे शराब की वजह से मेरी शिकायतें बढ़ती गई तो मेरी माँ, मेरे भाई, उन पे भी बहुत ही विपरीत असर होने लगा। तो मित्रों, जब शराब के लिए पैसे कम पड़ते थे तो मैं अपनी माँ को पैसे मांगता था, झूठे बहाने बनाना, बच्ची का फीस भरना है, घर मालक का भाड़ा देना है, और उनसे पैसे ऐंठता था। मैं अपनी माँ को भी आर्थिक विवेचना में डालता था। पिताजी की अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, बाकी भाइयों के ऊपर खर्च करना, उनके पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के वो पैसे थे, उनको अपनी जिंदगी के लिए बचाने के लिए वो जमा पूंजी थी। लेकिन मैं वो पूरे पैसे अपनी शराब में उड़ाया करता था। और मित्रों, शराब बढ़ती गई, मेरे परिवार पे बहुत असर हुआ। मैं अपनी छोटी सी छोटी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा सकता था, और इसका परिणाम मेरे व्यवसायिक क्षेत्र पे हुआ। मुझे वहां से निकाल दिया गया, और मेरे जो कोचिंग सेंटर थे वो भी मेरे शराबियत की वजह से बंद होने की कगार पे आ चुके थे। जब मैं अंतिम समय में अपने शराबियत के पूरे उफान पे था, तो मैं बच्चों के सामने अपने क्लास में पूरा जमीन पे लेटा हुआ पाया गया था। अब ये ऐसा सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे एक टीचर को हॉनेस्ट रहना चाहिए, जहाँ पे उसको अपना 100% एफर्ट देना चाहिए। तो ये मेरा जो 100% एफर्ट था, वो क्या मेरे पढ़ाने के मामले में था क्या? नहीं था। मेरा 100% से भी ज्यादा जो एफर्ट था शराब पीने के मामले में। मुझे शराब कैसे मिलती है, वही चीज की तरफ मेरा ध्यान जाता था। मैं जगह कैसी है, मुझे कैसा रहना चाहिए, इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता था, जिस वजह से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो चुकी। पारिवारिक में मित्रों, आखिरी के समय में बीबी को लगा कि अब ये हमारे कोई काम का नहीं। तो नौबत ऐसी आई कि जैसे बिल की कहानी में, जो बिल की वाइफ है, जो काम धंधा करने के लिए एक स्टोर में लगी थी, उसी तरह के माफिक मेरी पत्नी को भी अपना घर खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ा। एक अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली बहू, जहाँ पे एक सदन परिवार था, उस घराने की बहू को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। और जब वो बाहर निकली तो हमारी जो झूठी आन बान शान है, उसको ये दागदार कर रही है। इसलिए मित्रों, मैं अपना जो गुस्सा था उसके ऊपर निकलता था, और उसके साथ झगड़ा करना, मारना, ये सब चीजें मैंने किया हो। अब मुझे ये पता लग रहा था कि मेरी गलती है। मैं कभी कभी मानता था, मैं बहुत ही संवेदनशील बनता था, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता था, मैं जगह बदल के देखने का कोशिश करता था। परिवार को फिर से संभालने के लिए मैं राजस्थान गया। सोचा नई जगह है, यहाँ पे जाके मैं अच्छा जॉब करूंगा, कुछ पैसे अपने घर के लिए भेजूंगा, जिससे मेरे घर की जो माली हालत खराब हुई है वो अच्छी होंगी। और मित्रों, नई जगह थी जहां पे मुझे कोई नहीं जानता था। तो अब ऐसी जगह पे मेरा जो शराबियतपन है ये रुकना चाहिए था, या फिर मैं प्लान ड्रिंकर के माफिक वहां पे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। 2 महीने मैंने अपने आप को मित्रों बहुत रोका था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि मेरे अंदर का जो शराबियतपन है वो निकल के बाहर आया, और मैंने वो शराब का एक जहरीला पैक वहां पे पिया। और उसी तरह से मैंने शराब पिया जैसे मैं नागपुर में शराब पिया। मित्रों, मैंने अपने महाराष्ट्र का डंका पूरे राजस्थान में बजा दिया। स्कूल में मित्रों, मैंने ऐसा एक भी टीचर नहीं छोड़ा
जिसके साथ मैंने झगड़ा नहीं किया होगा या गलत व्यवहार नहीं किया होगा, वहां पे जो डायरेक्टर था उसके साथ भी मित्रों मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। लेकिन भगवान की कृपा थी कि मुझे कुछ सालों तक उन्होंने झेले। मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत अच्छे करने लगा था, थोड़ा अच्छा होता जाता था, कभी नई आस जगती थी। लेकिन फिर से वो बुरे सपने के माफिक मैं फिर से वो शराब के दलदल में फंसते जाता था। मैं उसे बाहर निकलने की लाख कोशिश करता था लेकिन नहीं निकल। परिणाम ये हुआ कि मैनेजमेंट ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, पूरी तरह से बेइज्जत करके निकाल दिया। अब निकालने के बाद मुझे इधर आना चाहिए था, लेकिन शराब पीने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। 10-12 हजार रुपए जेब में थे जब मैं जयपुर में था। पूरे पैसों की शराब पिया। आने के लिए जब पैसे नहीं थे तो मित्रों मैंने घर वालों को परेशान करना चालू किया कि मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, नहीं तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूं। माँ ने बोली कि घर में कोई बैंक जाने वाला है ही नहीं, इस वक्त हम तुझे पैसे नहीं भेज सकते। अब मित्रों शराब का ऑक्सीजन इतना जबरदस्त आया था कि माँ तो पैसे भेजने से रही नहीं। अब मैं क्या करूं? बगैर शराब के मैं 2 कदम चल नहीं सकता, बगैर शराब के मैं कुछ सोच नहीं सकता। मेरे हाथ पैर काम नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? मित्रों अगर मैं भीख मांगने निकलता हूं तो मेरे कपड़े लते देख के कोई मुझे भीख भी नहीं डालेगा। या फिर मैं वो मोबाइल बेचने के लिए निकला मित्रों, कोई खरीदारी नहीं मिला। अब मित्रों मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था उस समय। शराब की वो अविवी की ओर ऐसी खींच रही थी कि वो मुझे हासिल ही करना है। और फिर मित्रों मैंने बहुत कठोर मन बना लिया कि अब शराब पीने के लिए मुझे हमाली करना पड़े। देखो मित्रों 2 सब्जेक्ट में पीजी पीएचडी में नंबर लगा था, टॉप क्लास कॉलेज में पढ़ाया था। मैंने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया था वो कई बच्चे डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, अच्छे इंजीनियर बने, जो मेरे हाथ से निकले थे एक जमाने में। लेकिन शराब के ऐसे पड़ाव में मैं आया था, शराब पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस गया जहां पे एक ट्रक से माल ढोया जा रहा था। हमाल वहां पे बोरिया उतार रहे थे। मैंने अपना बैग बाजू में रखा और बोला कि भाई साहब मैं ये थोड़ा काम करूं क्या? मुझे मेरे लिए मेरे पास गांव जाने के लिए पैसा नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है ये बहुत अच्छी बात है, आप लग जाओ। मित्रों मैं वहां पे बोरी धोने का काम करने के लिए भी वहां पे गया। जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो एक मोबाइल में मैसेज आया, 5,000 रुपीज इज क्रेडिटेड ऑन योर। देखो मित्रों माँ का प्यार जाग गया। और मित्रों मैंने अपना बैग उठाया और वहां से 9-2-11 हुआ और पहले शराब के गुत्ते पे जाके जो शराब की जो अविवी की ओर थी, जो प्यास थी वो बुझाया। बहुत शराब पिया। अब शराब तो पिया, लेकिन जो पैसे बचे थे वो पैसों से मुझे तो गाँव आना चाहिए था। लेकिन मैं शराब के नशे में ऐसा धूत हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आया। मैं पूरी तरह से शराब पिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स गए, मेरे मोबाइल गए, सब कुछ, कुछ नहीं बचा था मित्र। जिस मुझे सर्टिफिकेट पे घमंड था, मेरे पास अच्छी डिग्रियां है, मेरे पास अच्छे एक्सप्रेस सर्टिफिकेट है, जिसके तहत मुझे किसी भी कॉलेजेस में कहीं पे भी जॉब मिल सकती, तो वो सब एक चोर ने चोर के लेके। मैं राजस्थान से नागपुर कैसे क्या आया ये आज भी मुझे पता नहीं है। जब भी मैं ये वाक्य मैं अभी सोब्राइटी में जब निकलता हूँ, जब हम बात करते, मैं अपनी मिसेस के साथ जब बात करता हूँ,
तो मेरी मिसेस एक ही चीज बोलती है कि भगवान की यही सबसे बड़ी कृपा है कि वो राजस्थान से जिंदा नागपुर वापस। देखो, तो ये अल्कोहलिज्म का डंका जो है, मैंने किस कदर बजाया था। नागपुर आया, मैं कोई काम करने के लायक बचा नहीं था, तो मैं ये जहाँ पे मेट्रो का काम चलता है वहां पे एज ए स्टोर कीपर करके काम करने लगा। कोशिश करता गया संवारने की अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शराबियतपन को, लेकिन वही घोर निराशा ही हाथ में लगी। शराब बढ़ते गई, पारिवारिक जिंदगी चीर बितर हो गई, कुछ नहीं बचा था। हमेशा पत्नी के साथ झगड़े होना, मारपीट होना, गाली गलौज होना, मेरे वजह से बाकी के मोहल्ले वाले जो थे इनको परेशानी होना। इस वजह से बीबी पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। सास ससुर उनको भी गाली गलौज किया करता था। माँ भाइयों के ऊपर का पूरा भरोसा मैं खो चुका था। पारिवारिक रिश्ते जो थे मेरे, उनके साथ पूरे संबंध मेरे खराब हो चुके थे। परिवार ने मुझे दूर कर दिया। कोई भी मुझे अपने पास बुलाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने ब्रह्मपुरी नाम के शहर में लाके पटक दिया जब मेरे घरवाली ने मुझे बाहर निकाला। उस समय मेरा सास ससुर बहुत ज्यादा फोन करते थे और हमेशा धमकियां दिया करते थे कि तू हमारे बेटी को तलाक दे, हमें उसकी शादी दूसरी जगह करनी है। मित्रों, मैंने तलाक दिया नहीं, क्योंकि इन चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं था। मैं शराब में इतना धूत रहता था कि मैं उनसे कभी बात भी नहीं करता था, और एक जगह से ब्रह्मपुरी से नागपुर कभी जाने का सोच भी नहीं सकता। दिन ऐसे निकल गए थे। मेरे सास और ससुर यही सोचते थे कि ये जल्दी मरेगा तो हम फ्री हो जाएंगे, अपनी बेटी का आगे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। मेरी माँ, मेरे भाई यही सोचते थे कि अगर ये मरेगा तो इसकी बेटी के नाम से हम कुछ डाल देंगे, या इसकी बीवी को इसकी जो प्रॉपर्टी गांव में जो है बची खुची, उसमें से इसका हिस्सा दे देंगे, जिससे इसका जिंदगी अच्छा बने। तो इस कदर का मेरा पारिवारिक जो स्थिति थी, इस कदर हो चुकी। जब ब्रह्मपुरी में आया तो वहां पर समाज मुझे कतई पास नहीं बुलाता। हर वो इंसान मुझे दूर रखता था। जिससे मैं अच्छे से बात भी करूं तो वो मुझे गाली गलौज ही किया, जिस वजह से मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, और मैं भी उसी तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ। तो समाज ने ठुकराने की वजह से मैं गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। मैं कहीं भी निर्जन स्थल पे जाके पेड़ के नीचे बैठना, कैसे भी रहना, कहीं पे भी खाना, और जैसे मेरा समाज ने बॉयकॉट किया तो मैं इस कदर का शराबी था। अब अकेला जिंदगी तो मैं जी नहीं सकता। तो फिर मैंने एक नया समाज का निर्माण किया, जहां पर ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश, गुंड प्रवृत्ति के जो लोग थे, यानी कि अपने से निम्न स्तर के जो लोग थे, उनसे संगत करना, उनसे दोस्ती करना, इन लोगों को मैंने अपने साथ में ले लिया। और इन लोगों को साथ में लेके मैं उन्हें अपने घर में लाता था, उनसे काम करवाता था, हम साथ में मिलके खाना खाते थे, और उनसे मैं अपनी सेवाएं करवाता था। वो शराब लेके साथ में आते थे, उनके साथ झूठे गिलास में शराब पीना। कभी कभार जब वो बाहर निकलते थे, अपने काम धंधे पे निकलते थे, तो वो अकेलापन मुझे खाने लगता। मैं भी उनके पीछे पीछे जाता। तो देखो, एक अच्छे जनरेशन से मैं किस जनरेशन में आ गया था। तो मैं उन ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश लोगों के साथ
रहने लगा था, उनके काम धंधे पे जाने लगा था, तो ये समाज के जो अच्छे लोग थे वो भी मुझे उसी नजर से देखते थे, ये भी ऑटो वाला रिक्शे वाला मवाली होगा। कई दफा तो मुझे रिक्शे वाला भी समझाया। मैं भिखारियों को भी अपने घर लाता था, उनके साथ रहना। मैं हमेशा सोचता था मैं एक राजा की तरह जिंदगी बनूंगा, और मैं उन लोगों का राजा ही बना। तो सब ऐसा चल रहा था, और शरीर फिर ऐसा हो चुका था कि मेरा रिजल्ट आ चुका था, कुछ दिन बचे थे, मैं मौत की अंतिम कगार पे था। बिल्कुल 15 या 20 दिन, क्योंकि सवेरे मेरे पैर जो थे पूरे ऐसे अकड़ जाते थे, हाथ पैर ऐसे पूरे ऐसे, नसें जो थी ऐसी, उंगलियां वगैरह, और खतरनाक। तो मेरी मिसेस को ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे वो नागपुर से ब्रह्मपुरी आई, और मैं उस समय शराब में पूरा लत पत था। इतनी गंदी बदबू आ रही थी, फिर भी उसने बोली कि आज आपको कोई तो भी मिलने आने वाले हैं, थोड़ा ढंग से तैयारी कीजिए, शेविंग वेविंग कीजिए, अच्छा नहाइए धोइए। तो मित्रों, मैंने कुछ पैसे लिया उनसे, और मुझे साफ सुथरा होना चाहिए था, लेकिन मेरा ऑक्सीजन नहीं रुक पा रहा था। कौन अच्छा इंसान है उसे देखा जाएगा, आज पी लेता हूं, कल से मैं अच्छा बनूं। कल जिंदगी का नहीं आ रहा था, शराब पिया। वो भला इंसान जो एक का सभासद था, ऐसे दो इंसान मेरे पास, और वो अपनी आप बीती जो थी वो मुझे सुनाने लगे। अब मेरे जिंदगी की जो कहानी थी पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। मैं जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सकता था, मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि मेरा परिवार मेरे साथ आएगा, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, समाज मेरा स्वीकार करेगा, जो मेरा परिवार है जो मुझसे दूर गया है वो मेरे पास आएंगे। इस स्थिति की मैं कल्पना नहीं कर सकता था। तो इसी बारे में उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए, और उन्होंने एक ही चीज बोले कि हमारे साथ अच्छा हुआ, आपके साथ अच्छा हो। जो जिंदगी आप अभी जी रहे हो उससे अच्छा जिंदगी आपको जीने को मिलेगा। मित्रों, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल और वो जो आंखों की चमक थी, वो कहीं ना कहीं मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। मीटिंग में गया, जो स्नेह मिला, उस स्नेह के वजह से, प्यार की वजह से मैं मीटिंग में रमने लगा। मुझे मीटिंग अच्छी लगने लगी, मेरा समय अच्छे से गुजरने लगा। मैंने अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे, बहुत अथक पीड़ा के बाद, तकलीफों के बाद, मेरी शराब रुकी। 3 दिन के बाद मुझे थोड़ा अपने आप पे भरोसा आने लगा। अरे उमेश, यू आर अवे फ्रॉम 3 डेज, 3 दिन से शराब नहीं पिया। क्योंकि मित्रों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आखिरी के 3 सालों में ऐसा कोई तास नहीं था जब मैंने शराब नहीं पिया होगा, ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैंने कभी शराब नहीं पिया होगा। और 3 दिन से मेरा शराब रुका था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मित्रों, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब छोड़ने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिस संगठन में आ रहा हूं, जहां पे मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरा जो जीवन है वो पूरी बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। अब मित्रों, मैं पूरी शिद्दत के साथ अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम अपनी जिंदगी में लेने लगा। और जैसे जैसे मैं ये कार्यक्रम अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करता था, तो ऐसी बहुत सारे पीड़ाएं, बहुत सारी ऐसी तकलीफें मेरे जिंदगी में आई थी। लेकिन जो बोलते हैं ना, ईश्वर की कृपा, तो ये ईश्वर जो था
इस नाम से भी मुझे बहुत सारी ऐसी यानी ग्रीवेंसेस थे, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स थी, क्योंकि मैं ईश्वर का अस्तित्व मान ही नहीं रहा था। लेकिन वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ही है जिसने मुझे जो ईश्वर की जो संकल्पना है वो मुझे बताया। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैसे ही पैदा हुआ था, तो मेरे घर वालों ने जो मुझे समाज दिया था, मेरे घर वालों ने जो ईश्वर की जो कल्पना मुझे दी थी, तो वो लोग जो जिस ईश्वर को, जिस भगवान को पूछते थे, मैं उसी को भगवान मानता गया। मैं अपने दुख दर्द सब पीड़ाएं उनको वो उसी को बताना लगा। लेकिन उस ईश्वर ने मेरी कभी मदद नहीं की थी, मेरी परेशानियों से मुझे छुटकारा नहीं दिलाया था। मैं मेरे बीबी का भी भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था। जब मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ रहा था, तो उसने आबा बाबा, होम हवन, डॉक्टरी इलाज सब किया था, लेकिन मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ था। मेरे जीवन में जो समस्या बनी हुई जो शराब थी, वो शराब से मुझे दूरी नहीं मिली थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जो यहाँ पे ईश्वर बताया गया, ईश्वरीय संकल्पना बताई गई, तो इस संकल्पना को मैं मानने लगा। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे ये अधिकार दिया कि अब उमेश, तू अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद है, अब तू शराब से दूर है, बाकी साथी, बाकी सभासद तेरे साथ है, तो अब तू अपना ईश्वर चुन। ये कितना बड़ा बात है कि अल्कोहलिक एनोनिमस खाली हमको ईश्वर चुनने का स्वातंत्र दे रहा है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी रिलीजियस संगठन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ईश्वर चुनने का, जो सच्चा ईश्वर चुनने का स्वातंत्र देता। तो मित्रों, ये मेरे जीवन में जब मैंने ये अपने ईश्वर को चुना, मैंने जो हमारा दूसरा कदम जहां पे बताया गया था कि हमसे ज्यादा कोई बड़ी शक्ति ही हमें वापस होश में ला सकती, तो उस बड़ी शक्ति यानी वो परम पिता परमेश्वर पे मुझे उस समय यकीन होने कि ये वही जगह है, इसी जगह पे मेरे जीवन का बेड़ा पार हो सकता है, मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं, ये ऐसा विश्वास मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में आने लगा। मीटिंगें करता गया, समस्या आती गई, लेकिन भगवान ने मेरे लिए इतना खूबसूरत रास्ता निकाला कि मेरा जो सोब्राइटी है वो बिल्टअप होता गया। और धीरे धीरे मेरी परिवार मेरे पास रहने के लिए, बीबी नागपुर छोड़ के ब्रह्मपुरी, मेरी बेटी पूरे सामान के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुई। और जैसे ही मेरा परिवार आया, तो मित्रों बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत इतनी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं मैं जो पारिवारिक प्यार के लिए तरस रहा था, वो पारिवारिक प्यार मुझे मिलने लगा। परिवार आने के वजह से समाज जिस निगाह से मुझे देखता था, कहीं ना कहीं समाज को थोड़ी बहुत आस दिखने लगी कि इसका परिवार अब इसके साथ आने आया है, तो अब ये थोड़ा बहुत सुधर जाए, ऐसी थोड़ी उम्मीदें उन लोगों को भी जगने लगी। तो देखो मित्रों, समाज अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद परिवार मिलता है। हम बोलते हैं ना, चमत्कार की अपेक्षा करते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरा परिवार मिला, तो मेरा भी परिवार मिला। लेकिन अब यहां से मेरी असली परीक्षाएं चालू हुई थी। अब परिवार आने के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आई। अब मैंने अपने शराबियतपन में कर्जे के इतने सारे पेड़ लगा दिया था कि बहुत सारे लोगों के जो पैसे थे वो देने बाकी थे। अब बीबी जब तक नागपुर में थी, तब तक लोगों को ये उम्मीद जगी हुई थी कि इसका पति ने जो कर्जा किया है, उसका पैसों का भुगतान तो इसकी बीबी करे। मेरी बीबी
बैंक से लोन लेके या विविध गट के माध्यम से जो छोटे छोटे जो कर्जे थे मेरे, वो धीरे धीरे देने लगी थी। लेकिन अचानक जब वो ब्रह्मपुरी आई, तो वो अब कर्जेदार जो थे वो अपनी आवाज उठाने लगे। अब मेरी बीबी ने बोला कि महीने का 10,000 रुपये इनको देना है। अब 10,000 रुपये ये सुन के मैं पूरी तरह से हिल गया था। 10,000 रुपये अब इन लोगों को देना है। नया नया मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, अभी अभी तो मुझे सोब्राइटी हासिल हो रही है, अभी अभी तो मैंने अपना व्यवसाय चालू किया, और मैं अगर इनको 10,000 रुपये दूंगा तो मैं अपना घर का मेंटेनेंस कैसे करूंगा? बच्ची की शिक्षा है या फिर अनगिनत ऐसे खर्चे हैं, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कभी कोई बीमार पड़ा, तो ये सारा जो खर्चा है ये मैं चलाऊंगा तो कैसे चलाऊं? मैं डर गया था। लेकिन वो ईश्वर जो था, वो ईश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शायद अगर मैं बाहरी दुनिया में अगर होता तो इस समस्या से मुझे समाधान नहीं मिलता। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं इस समस्या को एक अपॉर्चुनिटी समझने लगा, और जिस वजह से मेरा रास्ता आसान होती। मैंने महीने का जो भी 5 तारीख जब आता था, 5 तारीख को किस्त देने का रहता, तो 1 तारीख के पहले मेरे पास वो पैसे का इंतजाम अपने आप होने लगा। मैंने अपने पहले साल की रिकवरी में ये जो कर्जा था पूरा पे कर दिया था, बहुत ही ईमानदारी के साथ। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब ये मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार है। जो उमेश सिर्फ लेना जानता था, देना नहीं जानता था, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं ये देना सीख गया था। जिन जिन लोगों को मैंने तकलीफें, पीड़ाएं, दर्द, जख्म दिए थे, उन लोगों को मैं देना सीख गया था। क्या देना सीख गया था? अगर मैंने किसी की आर्थिक हानि की है तो अब मुझे उसकी भरपाई करना पड़े। अगर मैंने किसी को पीड़ा दिया है तो अब मुझे याचना करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी के ऊपर क्रोध दिखाया है तो अब मुझे उनके ऊपर अपना प्यार, स्नेह प्रकट करना पड़ेगा। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये मुझे ये चीजें सिखाई मिली, जो मैं अपने जीवन में इन चीजों से बहुत दूर था। मैं ये चीजें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये करने के लिए मुझे सिखाया भी था। अब यकीन मानिए कि मैं अपने जिंदगी के इस ऐसे पड़ाव पे था कि 15 दिन का मेरा वजूद बचा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे जीवन का जो पुनर्निर्माण है इस कदर किया कि मेरे शरीर का एक एक पार्ट अच्छी तरह से रिकवर किया। मेरा शरीर कुछ ही दिनों में अच्छा दिखने लगा। मैं अपने शरीर को प्यार करने लगा। मैं उसका ख्याल रखना चालू किया, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना। धीरे धीरे मैं अपना आत्मविश्वास में लाने लगा, बात करने लगा, लोगों से नजरों से नजर मिलाने लगा। या तो मैं तो समाज से बेदखल था ना, मैं तो उन्हीं लोगों के साथ रहता था, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश। तो क्या मैं दोबारा फिर से उन अच्छे लोगों के पास जा सकता था क्या? नहीं ना। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे उन लोगों के सामने ला खड़ा कर दिया जिन्होंने मुझे धुतकारा था। फिर वही लॉयर, फिर वही डॉक्टर, फिर वही व्यवसायिक, फिर वही लेक्चरर, सबने अपनाना चालू कर दिया। यार उमेश,
तू यार बहुत सुधर गया, बहुत तेरे अंदर इतना बदलाव देखे हमने, ये कैसे क्या चमत्कार हुआ। ये ऐसे आशादायी शब्द उनके मुंह से। बहुत बढ़िया यार, तुझे देख के साला आज खुशी हुई, आज रियल में बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार से मेरे जो बाहरी जो दोस्त थे, एक के बाहरी दोस्त, उन्होंने भी ये जो मेरे अंदर बदलाव हुआ था ना, उसका बहुत ही मित्रों अच्छी तरह से स्वागत किया, उन्होंने मुझे अपनाया। और एक चीज बताना चाहूंगा मेरे जीवन के पुनर्निर्माण में, क्या अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आया होता तो क्या मैं अपने पैर पे खड़ा हो पाता। 40 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। अब 40 साल की उम्र में तो मैं शराब पी के एक ही चीज सोच सकता हूँ कि अब मुझे गड्ढे में ही जाना है, मौत को ही खाली दावत देना है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे अंदर वो प्राण फूंक दिए, वो जान फूंक दी कि मैं जिंदा हुआ, कुछ करने के लायक हुआ। मेरे पास कोई डिग्री विग्री नहीं बची, सादा 10वीं का मार्क लिस्ट नहीं है, सादा 10वीं का मार्क। क्या वो इंसान कुछ बन पा सकता है? उसे तो कोई काम बचा ही नहीं, वो तो खेती बाड़ी या हमाल ही कर सकता है, इसके पास 10वीं का नहीं। 10वीं का तो प्राइमरी सर्टिफिकेट, तो ऐसा कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं था, कोई कॉलेज वाला मुझे नहीं रख सकता था। मेरा शराब पी के पूरा विवेक पूरा खराब हो चुका था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का वो मीटिंग से आप लोग हो, आप जिनके अनुभव के माध्यम से मेरे अंदर वो आत्मविश्वास का संचारण हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। जहां पे मैंने जितने भी ये विनर है उनको बहुत गौरपूर्ण सुना, अरे भाई ये लोग कर सकते हैं, ये लोग यहां से उठ के खड़े हो चुके हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता। और फिर मित्रों मैंने अपना एक व्यवसाय चालू किया। मैं बच्चों को एक ऐसा खाली चटे पे पढ़ाया करता था, 4 बच्चे थे, 4। मैं हार नहीं मान, पूरी ईमानदारी के साथ उनको पढ़ाना चालू किया। और धीरे धीरे बच्चे आते गए, एडमिशन आते गई, तो जो विवेक मेरा खोया था वो विवेक मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में हुआ। अब मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग भी हुए, काफी विचित्र घटनाएं भी हुई, जहां पे उनको भी मुझे पार करके निकलना था। तो एक ऐसा पेरेंट्स था कि उसका बच्चा मेरे पास पढ़ता और उसे पता चला कि ये सर तो बेवड़े अल्कोहलिक है, उनको मेरा पास्ट पता चला। और वो आया और उसने बोला कि मुझे आपके बारे में मालूम हुआ, मैं सीधी बात करता हूँ, बोले आड़ी टेढ़ी बात नहीं करता, मुझे मेरे बच्चे को तुम्हारे तरफ नहीं पढ़ाना है, जो भी इसका डिपॉजिट भरा है वो वापस कर। मित्रों मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं की, मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग्स करता हूं, मैं अभी सोबर हूं, ये भी नहीं बताया। मैंने बोला अगर आपका बच्चा रुकता है तो ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए हो। तो उसने बोला नहीं नहीं, बोले मुझे पढ़ाना ही नहीं है बोले। और मैंने उसके जो फीस है वो वापस कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी ऐसी जो पीड़ाएं जो हुई थी मेरे साथ, इनको मैंने अपना अपॉर्चुनिटी समझा। मुझे उसके साथ रिजाइमेंट नहीं निकलना चाहिए। अगर मैं लोगों के साथ रिजाइमेंट करता हूं तो मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वही ख्यालात मेरे मन में रहेंगे, वही घृणा, वही गुस्सा, जिस वजह से मैं अपने रिकवरी के बारे में नहीं सोच। तो मित्रों मैंने अपने ऊपर फोकस किया, उसी को अपना अपॉर्चुनिटी माना कि मैं शराब पीता हूं, आई एम नॉट सोबर, आई एम ड्रिंकर। मैं इसको बन के दिखाऊंगा
कि मैं सोबर रह सकता हूँ, मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, मैं फिर से अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा आइडियल टीचर बन सकता हूँ। मित्रों, पूरी ईमानदारी से बच्चों के साथ पढ़ाना चालू किया। एक तरफ मेरा सोब्राइटी का कारवा आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे सोब्राइटी हासिल हुआ, नाम शोहरत इज्जत सब मिलने लगा। उसको पता चला, वो आया मेरी तरफ। जब लॉकडाउन का पीरियड था, कोचिंग क्लासेस बंद थे, मेरे होम ट्यूटोरियल का मैंने सेकंड बिजनेस चालू किया था। मेरे कुछ क्लासेस ऑनलाइन होते थे। वो बोला कि सर, बोले मुझे बहुत गलत फहमी हुई थी, लोगों ने तरह तरह की बातें मुझे बताए, आप ही मेरे बेटे को पढ़। अब देखो मित्रों मित्रों, उसने वो फीस वापस लेके गया। मैंने सिर्फ बहुत ही नम्रता से एक ही चीज बोला कि जिस समय मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता था, तो आप लेके गए, और आप अभी अपने बच्चों को मुझसे पढ़वाना चाहते हो, तो मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि अभी जो मैं सिर्फ होम ट्यूशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका जो चार्जेस है बहुत ज्यादा है, जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओ। मित्रों, मैं तकरीबन 40,000 पर हेड में मेरा फीस मैं अलॉट करता था। 3,000 वो मुझसे लेके गया था। अब ये उसकी दायरे की बात नहीं रही थी कि वो अपना बच्चा मेरे। तो इस कदर मैं जिंदगी की राह में आगे बढ़ता गया। मैं एक एक कसौटी पे खरा उतरता गया। मैं अपनी जिंदगी संवारने लगा, मैं व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा होने लगा। आगे की मंजिल मुझे साफ दिखाई दिखाई देने लगी। तो ये मेरी जिंदगी बनाई थी अल्कोहलिक के नाम। आगे मैं अपने संबंध के बारे में बात करूंगा। तो मेरे संबंध जो थे, मेरा बीवी के साथ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी वो पूरी तरह से सुचारू रूप से अच्छे नहीं हुए थे। क्योंकि साल 1.5 साल हम दूर रहे थे बीवी के साथ, जिस वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो और मैं ये में पूरी शिद्दत के साथ था, तो मैं घर परिवार की तरफ भी ध्यान उस कदर नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब मैंने स्पॉन्सर किया, और वो भगवान की कृपा से जब वो लॉकडाउन लग गया था, तो हमारे बीच में जो मधुर रिलेशन जो है, जो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिन एट होम, तो वो हमारे घर से शुरुआत हुई। जिस वजह से हम काफी समय एक साथ गुजारे, हमने एक दूसरों को समझने लगे। मैं परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। तो वो रिलेशन धीरे धीरे काफी मजबूत होने लगी। बीबी एलोलॉन का मीटिंग करने लगी। और भी मित्रों, सोने पे सुहागा होने लगा। घर में जो घर की रौनक है, काफी खुश, यानी काफी खुश किस्मत के साथ चमक रही थी। घर का जो वातावरण था, काफी प्रसन्न। घर में वो बच्ची का चहचहाना ऐसा जोश भर देता था कि मानो भगवान ने सारी खुशियां मेरी जिंदगी में लाके समेट दी। अब एक बेवड़े की जिंदगी में ये सब खुशियां जो थी, वो नदारत थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी जिंदगी की पुनर्प्राप्ति इस कदर कर दी कि वो हर चीज बड़ी आसानी से मुझे मिलने लगी। क्या ये पुनर्निर्माण मेरी जिंदगी का बाहरी दुनिया में हो सकता था क्या? मेरी माँ, जिसके लिए मैं, यानी एक अनसुलझी हुई पहेली बन चुका था। मैं जितना जल्दी मरूंगा उतना इन लोगों को अच्छा होने वाला था, मेरे भाइयों को अच्छा होने वाला था, मेरे सास ससुर को अच्छा होने वाला था। जब उन्होंने मुझे देखा कि इसमें सुधारने की प्रक्रिया चालू है, कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा। जैसे जैसे मेरा रिकवरी बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे रिलेशन मजबूत होने लगे। मैं मेरे ससुर के साथ घुल मिलने लगा, बात करने लगा।
लास्ट ईयर मेरी साली की शादी हुई, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ मैंने वहां पे मेहनत लगन के साथ पूरा काम किया। जो एक बेटे का फर्ज निभाना चाहिए वो मैंने बेटे का फर्ज अपने ससुर के यहाँ निभाया। माँ मित्रों आमगांव में रहती थी, भाई के साथ थोड़ा मनमुटाव हुआ था उसका, एक थोड़ा प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा झगड़ा हुआ था। इधर एक गांव की तरफ एक घर बनाए थे, तो वो भाई ने माँ को इधर लाके पटक दिया, तो उसके साथ भी थोड़ी अनबन हुई थी। लेकिन मित्रों ये रिजाइनमेंट मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैंने सोचा कि माँ इधर रहने के लिए आई है, तो शायद ही ये भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि तूने जो कृत्य किया है, जो माँ को पीड़ाएं दिया है, माँ को भाइयों को तकलीफ दिया है, अब तुझे प्रायश्चित करना। तो प्रायश्चित क्या करना है? अब तुझे माँ की जरूरत के ऊपर ध्यान देना है, माँ का तुझे ख्याल रखना है, तुझे गांव जाके उसका रख रखाव करना, उसको जो जो चीजें लगती है वो मुहैया कराना। ये सब चीजें मित्रों मैंने किया, और मेरे रिलेशन सिर्फ माँ के साथ ही नहीं अच्छे हुए, तो मेरे भाइयों के साथ भी वो रिलेशन अच्छे होने लगे। मैंने उस समय हमेशा बोला था कि मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो ये जो सोच है परिवार की तरफ देखने का, जो हमारा नजरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में ही हो सकता है। बाहरी दुनिया में इस तरह का नजरिया नहीं होता। मैंने बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए बिखरते हुए देखे हैं मित्रों, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने इन टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम किया। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स, उनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि हर चीज में झूठ बोलने वाला इंसान, हर बार राग द्वेष मत्सर, यही चीजों की भावना मेरे अंदर रहती थी। अल्कोहलिक एनोनिमस में भी आया तो ये अचानक कम नहीं हुई थी एकाएक, बहुत कठोर मेहनत करना पड़ा। धीरे धीरे इन चीजों में भी बदलाव होने लगा, राग की जगह स्नेह आने लगा, बड़प्पन की भावना की जगह मिल बांट के काम करना, ये सब चीजें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो ये मेरी जिंदगी में ये जो बदलाव है ये कहीं नहीं हो सकते। तो ये जो पुनर्प्राप्ति है, जो जीवन का मैं पुनर्निर्माण बोलता हूँ, जो खोया हुआ एक नाशवंत जीवन आज किसी के काम आ रहा है, मेरे परिवार के लिए काम आ रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे परिवार की उम्मीदों को जिंदा रखा। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं होती तो मेरे परिवार की कोई भी उम्मीद जिंदा नहीं होती। मेरा ससुर हमेशा बोलता था कि ये मर जाए तो हम इसका शादी दूसरी जगह करते। तो मित्रों अगर मैं मर गया होता तो मेरी बीवी का शादी तो 101% हुआ था, तो मेरी बेटी को एक अच्छा पिता नहीं मिला। आज मेरी बेटी के साथ मेरे रिलेशन काफी अच्छे हैं। मैं बाकी बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ, जैसे भी मुझे समय मिलता है तो मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज मेरी बेटी सवेरे उठती है तो गुड मॉर्निंग, रात को सोती है तो गुड नाइट। सवेरे आके मेरे बालों को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ती है और क्या बोलती है, मेरे डोरीमन पप्पू। अब ये डोरीमन क्या है सब लोगों को मालूम, जिन जिन लोगों को बच्चे हैं ना उन सबको मालूम है डोरीमन क्या है। तो डोरीमन एक कार्टून कैरेक्टर है, तो मैं अपने बेटी के लिए अब कार्टून कैरेक्टर बनाऊं। देखो पहले जो स्नेह है, जो प्यार है, जो रिलेशन है हमारा, किस कदर है। तो ये मेरी जिंदगी का पुनर्निर्माण अल्कोहलिक के नाम पे। तो अब जब मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में पीड़ाएं तकलीफें नहीं आएंगी, आएंगी जरूर। तो जब ये आएंगी तो मुझे डरना नहीं है, ये मुझे खाली अपॉर्चुनिटी समझना है कि ये भगवान ने मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है जिससे मुझे मेरी नैया पार निकाल। ये सब चीजें
मुझे स्वीकार करना है। अगर मैं ये स्वीकार करूंगा तो मुझे आगे की मंजिल दिखाई देगी, आगे का रास्ता मुझे दिखाई देगा, आगे मेरा निश्चित ही विजय होगा, क्योंकि इसके पहले मेरा विजय ही हुआ है। मेरा कभी बुरा हुआ नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस, तो आगे क्या बुरा हो। तो ये मेरी जिंदगी का पुनर्निर्माण आगे चल के भी, मेरा जो बोलते हैं ना रीबिल्डिंग ऑफ लाइफ, ये हमेशा होता रहेगा। मेरे रिश्ते मजबूत होते रहेंगे, मेरे व्यवसायिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन मुझे डरना नहीं है अब, क्योंकि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का हाथ थाम के रखा है। और ये हमेशा मुझे इस चीज के तरफ ध्यान देना है कि मुझे स्वार्थी नहीं बनना, कि ये जो सब मुझे मिला है, यही चीजें मुझे एक मेरे भाई को बचाना। अगर उसके जिंदगी का पुनर्निर्माण हुआ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझू, उसका जिंदगी बचा तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझू, उसका परिवार अगर उसके साथ आया तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझू। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि एक सर्विस ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेरी सोब्राइटी को चार चांद लगाता। मैं सर्विस पे बहुत बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं किसी के काम न आने वाला इंसान आज किसी के काम आ रहा हूं, ना कि मैं अपने परिवार की। तो बाकी लोग जो है, जो ये तकलीफें पीड़ाएं जो सहन कर रहे, उनके काम आ रहा हूं। मैसेज कैरिंग करना, उनको एक ही मीटिंग में लाना, उनको सोब्राइटी मिलने के लिए मैं किसी की किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मेरा जिंदगी ये में बचा है। तो अब ये मेरा दायित्व बनता है कि उन लोगों का जिंदगी बचे। मेरे जिंदगी का पुनर्निर्माण हुआ है तो वो मेरे दुखियारी जो भाई है, उनकी जिंदगी का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। अगर ये चीज मैं करता हूं तो मित्रों, मुझे शराब का जहरीला वो जो ग्लास है ना, उसको छूने का भी नौबत नहीं आता। तो मित्रों, ये जो मेरे अनुभव थे, मैंने आप सबके सामने रखा, आप सभी ने शांति से सुना। इसलिए मैं नवजीवन ग्रुप के सभासदों का, सभी सभासदों का और आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।